Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute online platform। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी डेली लाइव क्लासेस में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, PYQs हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट इज सिंथेटिक फाइबर्स। शुरू करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, the element used to vulcanize natural rubber is। नेचुरल रबर को वल्केनाइज करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो वल्केनाइजेशन क्या है? सिंपली जो रबर होता है उसे एक स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए, ताकि उससे हम मटेरियल जो है वो डेवलप कर सकें, इसके लिए उसे वल्केनाइज किया जाता है। एंड सिंपली वल्केनाइजेशन के अंदर सल्फर का एडिशन किया जाता है। ओके तो जो रबर है, नेचुरल रबर, उसे वल्केनाइज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? सल्फर का यूज किया जाता है। सो सल्फर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलते हैं आगे। प्लास्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम फाइबर्स बिकॉज प्लास्टिक्स जो है वो फाइबर्स से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर्स की क्या क्वालिटी है? आर ऑलवेज लाइटर, कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, आर ऑलवेज लाइटर जरूरी नहीं है, फाइबर्स भी लाइटर हो सकते हैं, प्लास्टिक्स का जरूरी नहीं होता है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, हाँ सही है। आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, क्या प्लास्टिक्स हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं? नो, दे आर कलरफुल ऑल्सो। तो ये भी क्रॉस हो गया, तो ऑल ऑफ द वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। प्लास्टिक्स को डिजायर्ड शेप्स के अंदर हम मोल्ड कर सकते हैं, उसे हम डिजायर्ड शेप जो है वो दे सकते हैं। ओके चलते हैं आगे। नेम द मटीरियल विच इज नॉट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। वो कौन सा मटेरियल है जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है? तो डिकम्पोज वो हो सकते हैं जिन्हें जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आप लोग जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। बट डिकम्पोज कौन से नहीं होंगे? तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल तो हो जाते हैं डिकम्पोज, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल। आर्टिफिशियल मटेरियल में भी दो कैटेगरी होती है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, बचता है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते बाय नेचुरल प्रोसेस। ओके चलते हैं आगे। सोर्स ऑफ रेयन इज, रेयन का सोर्स क्या है? रेयन जो होता है इट इज अ आर्टिफिशियल फाइबर। तो इससे आपसे पूछा गया है कि इसका सोर्स क्या है। तो देखिए, वुड पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, वैक्स, या फिर एनिमल फाइबर। तो मैं आपको बता दूं, रेयन जो है वो वुड पल्प से बनता है। वुड का जो पल्प होता है, वुड पल्प से ये बनता है। ओके जो वुड पल्प है उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है और उससे रेयन फाइबर जो है वो बनाया जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेयन। ओके चलते हैं आगे। Which fiber is being used in place of wool to make warm cloths? इनमें से कौन सा फाइबर यूज किया जा सकता है एट द प्लेस ऑफ वूल? वूल की जगह पे हम किसे यूज कर सकते हैं वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए? तो देखिए, पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, एक्रिलिक एंड रेयन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक एक आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इसे क्यों यूज करते हैं? वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए एक्रिलिक को यूज किया जाता है। ये सब्स्टिट्यूट है वूल का। ओके क्योंकि वूल हमें पता है काफी महंगा होता है और काफी रेयर होता है, इसीलिए इसके लिए एक अल्टरनेट ढूंढा गया, वो क्या है? एक्रिलिक। तो एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जिससे कि हम वार्म क्लोथ्स बना सकते हैं। ओके चलते हैं आगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर इज, एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्लैक्स, जूट, सिल्क, कॉटन। तो हमें पता है फ्लैक्स है, जूट है, कॉटन है, सभी प्लांट फाइबर्स हैं। ओनली सिल्क इज अ एनिमल फाइबर, क्योंकि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ओके एंड सिल्क वॉर्म इज एन एनिमल, तो हमें ये एनिमल से मिलता है, इसलिए सिल्क क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। ओके
Next, electrical switches and plugs are usually made up of electrical switches and plugs जो होते हैं यानी हमारे जो electrical switches होंगे जो switch boards वगैरह होते हैं ये किससे बने होते हैं पीवीसी बैकेलाइट नायलॉन या पॉलीस्टायरीन तो देखिए मैं आपको बताती हूँ बैकेलाइट के बने होते हैं बैकेलाइट जो है इट इज अ थर्मोसेटिंग ठीक है प्लास्टिक्स की टाइप होते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग उसमें थर्मोसेटिंग टाइप का ये होता है बैकेलाइट और ये क्या होता है ऑब्वियसली प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो इन इलेक्ट्रिसिटी से तो होना ही पड़ेगा बैड कंडक्टर अदरवाइज हमें शॉक लगने का डर रहता है इसीलिए क्या है बैड कंडक्टर है प्लस ये क्या होता है थर्मोसेटिंग टाइप का प्लास्टिक होता है काफी हार्ड होता है और इसी से स्विचेस एंड प्लग्स बनाए जाते हैं करेक्ट ऑप्शन इज बैकेलाइट आगे चलते हैं Plastics are used to store various kinds of material including many chemicals because it is प्लास्टिक्स को बहुत सारे मटेरियल्स स्टोर करने के लिए स्पेशली केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है तो ऐसा क्यों ऐसी उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसे यूज किया जाता है देखिए क्या वो नॉन रिएक्टिव है हाईली रिएक्टिव है लाइट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो देखिए नॉन रिएक्टिव हाँ हो सकता है हाईली रिएक्टिव तो देखो अगर हाईली रिएक्टिव होता तो हाईली रिएक्टिव होता तो क्यों हम यूज करते केमिकल से हाथों रिएक्ट कर जाता ना इसीलिए ये तो नहीं हो सकता है लाइट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग हाँ हो सकता है ये भी देन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं लेकिन उससे केमिकल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता अब बचता है हमारे पास में नॉन रिएक्टिव लाइट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग तो देखिए केमिकल्स को स्टोर करने के लिए हमें लाइट ड्यूरेबल या स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है हमें नॉन रिएक्टिव की जरूरत है ओके नॉन रिएक्टिव होंगे तभी हम उसमें केमिकल को स्टोर करते हैं ताकि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर ना हो सके ओके सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए नॉन रिएक्टिव ये होते हैं ओके चलते हैं आगे एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है अभी मैंने आपको इससे 2 क्वेश्चन पहले ही बताया है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग है जब बैकेलाइट की बात आई थी तो मैंने आपसे कहा था ये क्या है ये एक थर्मोसेटिंग टाइप का प्लास्टिक है तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन सा हुआ बैकेलाइट बैकेलाइट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके अलावा पॉलीथीन पीवीसी पीवीसी का फुल नेम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ओके तो पॉलीथिन है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टाइरीन है ये सभी क्या होते हैं थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं नॉट थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग केवल ये है बैकेलाइट ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बैकेलाइट चलते हैं आगे lenses window panes etc are made up of lenses and window panes जो होते हैं ये सब किससे बने होते हैं तो देखिए पहली बात आपको दिमाग में क्या रखनी है ट्रांसपेरेंट है ये चीजें विंडो पेन्स हैं और उसके अलावा जो लेंसेज है ट्रांसपेरेंट होते हैं इसका मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का प्लास्टिक यूज हो रहा है पीवीसी पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन या पर्सपेक्स तो इनमें से जो पर्सपेक्स होता है perspex is a type of transparent plastic ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का टाइप होता है और इसी से विंडो पैन्स और लेंसेज वगैरह बनाए जाते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज perspex ओके आगे चलते हैं Name the synthetic material which is used in making dress material, utensils, bottles. एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल बताइए जिससे कि ड्रेस मटेरियल भी बन सकता है टेंसिल्स भी बन सकते हैं और बॉटल्स भी बन सकती है यानी इतनी वैरायटी और ये वैरायटी कौन देता है हमें पॉलिस्टर देता है पॉलिस्टर जो है पॉलिस्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं इसके सब टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ जो है वो ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज आता है कुछ टेंसिल्स के लिए और कुछ बॉटल्स के लिए यानी कि ये बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास में तो पॉलिस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन आगे चलते हैं मेजर सोर्स फॉर सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर का मेजर सोर्स कौन सा है हमारे लिए देखिए एनिमल फैट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स पेट्रोकेमिकल्स या ऑल ऑफ दीज तो मैं आपको बता दूं ऑयल फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स में से जो ऑयल हमें अपटेन होता है वो मेजर सोर्स है मेजर फैक्टर है सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए ओके चलते हैं आगे एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज इनमें से थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल बताइए तो देखिए अभी पहले ही हमने क्वेश्चन किया है क्या थर्मोप्लास्टिक तो वहां पे आपके पास में 4 नाम थे जिसमें से एक थर्मोसेटिंग था बाकी 3 जो थे थर्मोप्लास्टिक थे अब इनमें से कौन सा नाम आ रहा है देखिए बैकेलाइट जो है
बैकेलाइट मैंने आपको बताया थर्मोसेटिंग, क्योंकि उसका आंसर था नायलॉन, रेयन या पीवीसी। तो मैंने आपको नाम भी बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है वाटर पाइप्स स्पेशली बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट सोर्स। इनमें से कौन सा एक प्लांट सोर्स से हमें नहीं मिलता है? प्लांट सोर्स, देखिए आप लोग कितनी बार गलती करते हैं, ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, इस नहीं को कंसिडर करना हमेशा। इनमें से कौन सा हमें प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है? जूट, रबर, कॉटन, वूल। तो हम क्या गलती करते हैं, नॉट तो हम पढ़ते नहीं है, प्लांट सोर्स पढ़ा, पहला ऑप्शन देखा, जूट टिक कर दिया, जबकि गलत होगा जूट, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो देखिए जूट, जूट एक प्लांट सोर्स है, कॉटन प्लांट सोर्स है, रबर भी एक प्लांट सोर्स है, लेकिन वूल इज ए एनिमल सोर्स। वूल जो है वो शीप से मिलती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी, वूल। वूल इज नॉट अ प्लांट सोर्स। ओके, चलते हैं आगे। Which of the following is called a पॉलीअमाइड? इनमें से पॉलीअमाइड किसे कहा जाता है? यानी कि जो अमाइड है उसकी चेन बन रही है, तो एक ऐसा हमें चाहिए यहाँ पे जिसमें कि अमाइड यूज हो रहा है। ओके, एक अमाइड यूज होता है वहां पे, तो वो कौन सा है? यहाँ से देखिए पॉलीमर्स है, वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं ये सारे पॉलीमर्स होते हैं। एंड पॉलीमर्स क्या है, लाइक कुछ यूनिट्स होती है जो कि एक के बाद एक रिपीटेड के अंदर जुड़ी हुई होती है, उनसे पॉलीमर्स बनते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स, इसमें एक सिंगल यूनिट कुछ ना कुछ रहती है, तो वो सिंगल यूनिट यहाँ पे अमाइड होता है। ओके, तो इसने सीधा सीधा बोला है कि यहाँ पे पॉलीअमाइड यानी कि अमाइड की चेन बन रही है, तो वो कौन सा वाला इसमें से होगा? तो देखिए रेयन, ऑर्लॉन, नायलॉन या फिर टेरिलिन। तो मैं आपको बता दूं, जो नायलॉन है, नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड। ओके, क्योंकि जो अमाइड है इट इज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, एंड नायलॉन, नायलॉन एन से आप याद रख सकते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ओके, पॉलीअमाइड, तो अमाइड जो आप पढ़ रहे हैं ना, अमाइड, अमाइड इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन, अमाइड इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन, तो वहां से आप याद रख सकते हैं एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नाइलॉन। ओके, सो नाइलॉन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। Which of the following is a non-biodegradable material? इनमें से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? तो ये देखिए, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए इसका आंसर कि नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा होगा? पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फॉलन लीव्स, वुड, एल्यूमिनियम केन्स। तो देखिए पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल ही है, फॉलन लीव्स बायोडिग्रेडेबल है, वुड भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अब बचा एल्यूमिनियम केन्स जो कि क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एल्यूमिनियम केन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। Handles of screwdrivers used by electricians are made up of plastic. It indicate that plastics are. देखिए जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनके हैंडल्स के अंदर प्लास्टिक्स का यूज होता है, और स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं ज्यादातर इन्हें इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं। तो अब देखिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि उसके हैंडल्स बनाए जाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी का अगर गुड कंडक्टर होता तो इसे क्यों यूज करते? खुद किसको शॉक लेने का शौक आता है कि भाई हमें शॉक लग जाए? किसी को नहीं है ना, इसीलिए ऑब्वियसली ये तो नहीं होना है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाँ हो सकता है। अब देखो बायोडिग्रेडेबल या नॉन रिएक्टिव का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हैंडल्स हैं स्क्रू ड्राइवर्स के वो प्लास्टिक से बनते हैं बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और शॉक प्रूफ होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। Name the synthetic fiber which is prepared from coal, water and air. इनमें से कौन सा कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से बनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर नायलॉन होगा। नायलॉन जो है उसे कोल, वाटर और एयर की हेल्प से बनाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए किस टाइप की सॉइल सुटेबल होती है? तो देखिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लॉमी सॉइल या क्ले सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल जो है वो एक बेटर सॉइल है फॉर कॉटन, कॉटन के लिए बहुत बेटर, बहुत बेस्ट होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, ये जो टाइप ऑफ
टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर इसे चाहिए होता है, वो लॉमी सॉइल एकदम परफेक्टली प्रोवाइड इसे कराती है। इसीलिए कॉटन के लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए, लॉमी टाइप की सॉइल यहाँ पे नीडेड होती है। ओके, किचन वेयर्स एंड क्रॉकरी आइटम्स आर मेड अप ऑफ। किचन वेयर्स और क्रॉकरी आइटम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो हमें लगता तो है वो प्लास्टिक है, बट एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं होता है। तो वो क्या है? ना ही तो वो प्लास्टिक है और ना ही हम उन्हें चीनी मिट्टी के बोल सकते, तो फिर वो किस चीज के बने होते हैं? मेलामाइन, पर्सपेक्स, पीवीसी या पॉलीथीन। तो देखिए, पर्सपेक्स तो मैंने आपको बताया था लेंसेज वगैरह के लिए यूज आता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ यूज नहीं आएगा। पॉलीथीन आप लोगों को पता ही, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं वो भी नहीं आएगा। पीवीसी मैंने आपको बताया पाइप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा? मेलामाइन। सो मेलामाइन इज करेक्ट ऑप्शन। मेलामाइन इज यूज्ड टू मेड किचन वेयर्स एंड क्रॉकरी आइटम्स। ओके, चलते हैं आगे। Paper, cotton, jute and woolen clothes etc. are biodegradable materials because पेपर, कॉटन, जूट और वुलन क्लोथ जो है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। क्यों होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, दे कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे आर सिंथेटिक मटेरियल या बोथ बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये कि कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, नहीं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं कॉज करते हैं ये। दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हाँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो होते हैं, क्योंकि पेपर, कॉटन, जूट, वुलन ये बोल ही रहा है कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीजें होती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ओके, देन दे आर सिंथेटिक मटेरियल, क्या है, सिंथेटिक मटेरियल से सारे? नो, दे आर नॉट सिंथेटिक मटेरियल, दे आर नेचुरल फाइबर्स। पेपर है, किससे मिल रहा है हमें? जो ट्रंक होता है ट्री का, स्टेम, उससे मिल रहा है। कॉटन है, कॉटन भी क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। जूट है, वूल हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है। सारे क्या है, नेचुरल फाइबर से, नेचुरल हैं, ठीक है। इसलिए सिंथेटिक मटेरियल तो हम इन्हें नहीं कह सकते ना। अब बचता है बी एंड सी। सी तो है ही नहीं, केवल बी है, इसीलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। Which of the following is named as versatile material? इनमें से किसे versatile material कहा जाता है? कौन सा versatile होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेलामाइन होता है ये versatile होता है। मेलामाइन जो है वो किचन वेयर्स और क्रॉकरी आइटम्स बनाने के लिए यूज होता है, और ये मेलामाइन ही क्या होता है? versatile material होता है। ओके, तो आप कभी भी वर्सेटाइल मटेरियल देखें, नाम आता है आपके पास में, तो मेलामाइन ही उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। देन, इन वल्केनाइज्ड रबर कंटेंट ऑफ सल्फर इज अराउंड। मैंने आपको बताया था वल्केनाइजेशन जो है वो रबर का, नेचुरल रबर का सल्फर के थ्रू किया जाता है। तो वहाँ पे सल्फर जो है, ये पूछ रहा है कि सल्फर वहाँ पे अप्रोक्स कितना उसका कंटेंट हम यूज करते हैं? 3 to 5%, 20 to 30%, 50 to 60% या 80 to 90%। तो वहाँ पे ओनली 3 to 5% सल्फर का यूज किया जाता है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। ओके, आगे चलते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जूट फाइबर जो है वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो जूट फाइबर देता है? रूट, फ्रूट, स्टेम या सीड? तो ऑब्वियसली सीड तो नहीं होना है, फ्रूट भी नहीं होना, रूट या स्टेम? रूट भी नहीं है, स्टेम इज करेक्ट ऑप्शन। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें स्टेम से मिलता है। ठीक है। वेजिटेबल पील इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, वेजिटेबल पील की बात हो रही, तो वेजिटेबल पील इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेजिटेबल पील है तो हमें पता है ऐसे ही बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो जाता है इजीली, तो बायोडिग्रेडेबल इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, बोथ ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, दोनों ही अपोजिट है, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं करना है हमें। नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल में से सिंपली हमें पता है बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, आगे चलते हैं। द टर्म आर्टिफिशियल सिल्क रेफर्स टू। आर्टिफिशियल सिल्क टर्म किसके लिए यूज की जाती है? आर्टिफिशियल सिल्क याद रखिएगा, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या रेयन। तो मैं आपको बता दूं, जो रेयन है इट इज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन जो होता है वो सिल्क के जैसा ही होता है, बट आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ओके, तो सिल्क का ये लुक देता है, बट क्योंकि ये आर्टिफिशियल इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क इसे कहा जाता है। चलते हैं आगे। नेम द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए जाने वाले फाइबर्स का नाम पूछा है। नेचुरल, सिंथेटिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो, नेचुरल फाइबर्स तो ऑब्वियसली नेचुरल है, तो नेचुरल ह्यूमंस तो बना ही नहीं सकते ना। नेचुरल तो नेचर से आ रहे हैं हमारे पास में, प्लांट या एनिमल।
ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। बोथ ऑफ दीज, दोनों अपोजिट है तो बोथ ऑफ दीज नहीं होगा। एंड नन ऑफ दीज करें क्यों, जब हमें पता है कि सिंथेटिक फाइबर होने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिंथेटिक फाइबर। नेम द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ओके okay? When small unit combine to form a large single unit, then it is called. जब स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके लार्ज बड़ी यूनिट्स बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमने जब एक क्वेश्चन डिस्कस किया तब मैंने आपको बताया भी था क्या कहते हैं। पॉलीअमाइड वाला क्वेश्चन हमने किया था, तब मैंने कहा था अमाइड्स की चेन को, जब अमाइड्स की चेन बनाई जाती है, किसी भी सिंगल यूनिट की चेन बनाई जाती है, उसे पॉलीमर कहा जाता है। तो देखिए पॉलीमर, नायलॉन, सेलुलोज या नन ऑफ दीज। तो पॉलीमर इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी सिंगल यूनिट्स को जोड़ के और बड़ी यूनिट्स बनाई जाती है तो उन्हें पॉलीमर कहा जाता है। ओके, नेम द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने, इसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती है। कौन सा वाला है, ये रहा। दिखाई किसके जैसा देता है, सिल्क के जैसा दिखाई देता है। तो बस यही बात है, हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, तो सिंपली रेयॉन। ठीक है, डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स और पैराशूट्स यूज होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन, रे और पॉलिस्टर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नायलॉन होगा। नायलॉन के वायर्स वगैरह यूज किए जाते हैं यहाँ पे। ओके, नायलॉन जो है इससे रॉप्स और ये पैराशूट्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए यहाँ पे नायलॉन का यूज किया जाता है। Synthetic fibers prepared using raw material of petroleum origin called, जो पेट्रोलियम origin से बनते हैं सिंथेटिक फाइबर, उन्हें क्या कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या नन ऑफ दीज। तो देखो सीधा सीधा सा दिख रहा है, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम नाम आ गया तो पेट्रोकेमिकल्स ही होंगे ऑब्वियसली। तो सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम origin कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, Terylene is an example of nylon, rayon, polyester। तीनों में से किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए टेरिलीन जो है, मैंने आपको बताया था कि पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर के काफी सब टाइप्स होते हैं और उन्हें काफी अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। तो उन्हीं में से एक टेरिलीन भी होता है। तो टेरिलीन जो है वो पॉलिस्टर का ही एक टाइप होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिस्टर। नेम द मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोजेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस। कौन सा नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो ये वाला मत रखो क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज क्यों करे, दो ऑप्शन है हमारे पास में तो दोनों में से कुछ तो करेक्ट होगा। तो देखो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। कि बायोडिग्रेडेबल ही क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डीकम्पोज कर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है कौन से डीकम्पोज हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बायोडिग्रेडेबल। नेम द प्लास्टिक विच इज यूज फॉर मेकिंग स्विच, फ्लोर एंड टाइल्स। इनमें से कौन सा प्लास्टिक जो है वो स्विच, फ्लोर और टाइल्स बनाने के लिए काम आता है। तो देखिए स्विच, फ्लोर, टाइल्स। सबसे पहले स्विच पे नजर डालिए। ये तो चलो हमने दो चीज नहीं पढ़ी, बट स्विच पे नजर डालिए। स्विच, स्विच किससे बन रहा था, बैकेलाइट से ना। और बैकेलाइट क्या था, बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्मोसेटिंग। इस तरीके से हमें हर एक चीज को एक दूसरे से लिंक करना होता है। ओके, तो ये देखिए मैंने लिंक किया है यहाँ पे, स्विच, स्विच टू बैकेलाइट एंड बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्मोसेटिंग सिंपली। अब देखिए, नेम द प्लास्टिक विच डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। इनमें से कौन सा प्लास्टिक इजीली डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि पहले जो बना हुआ है उसे हीट करने पे डिफॉर्म हो गया। ठीक है, और उससे फिर से कोई नई चीज हम बना सकते हैं। तो वो कौन सा है, थर्मोसेटिंग तो नहीं होगा कि थर्मोसेटिंग हीट करने के बाद में, आपने एक बार उससे कुछ बना दिया फिर उसे हीट करने के बाद उससे कोई दूसरी चीज नहीं बना सकती, इसीलिए उसे थर्मोसेटिंग कहते हैं। एंड थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिन्हें हीट करके वापस पहले जैसी फॉर्म में ले आओ और उससे कुछ नई चीज बना लो, इसीलिए थर्मोप्लास्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्मोप्लास्टिक्स जो है उन्हें किसी भी नए शेप में यानी रिसाइकल किया जा सकता है, बट थर्मोसेटिंग्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, तो ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर्स का पार्ट। इसके आगे हमें और भी काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।